हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन कक्षा 11 रसायन विज्ञान अध्याय 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के भाग 4 को स्टार्ट करेंगे। पार्ट 4 को स्टार्ट करेंगे। चर्चा करेंगे भाग 1, 2 और 3 की। भाग 1 में अपन ने भारत में रसायन विज्ञान को समझा, ठीक है। भाग 2 में अपन ने रसायन विज्ञान का महत्व समझा कि रसायन विज्ञान का महत्व हमारे व्यवहारिक जीवन में, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में और कुछ तमाम बिंदुओं पर अपन ने महत्व समझा था रसायन विज्ञान का। बात करी थी पार्ट 3 में द्रव्य की प्रकृति के विषय में कि द्रव्य की कितनी प्रकृति होती है। दो प्रकार की प्रकृति मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताई थी। भौतिक गुणधर्मों के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। और रासायनिक प्रकृति के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ, जिसे अपन मिश्रण भी कहते हैं। शुद्ध पदार्थ वो जो कि जिनको आगे विघटित नहीं किया जाता है ना, शुद्ध पदार्थ जिनसे मिश्रण बनते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ मिलकर मिश्रण बनते हैं। शुद्ध पदार्थ के 2 प्रकार पड़े थे, ठीक है, तत्व और यौगिक। और यहाँ पर दूसरे मिश्रण में पढ़े थे हमने 2, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ये कहानी थी पिछले भागों की, ठीक है। आज के भाग 4 में आज अपन स्टार्ट करेंगे द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन, ठीक है। द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन। अगर वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो उसके पास में होता है उसको दबाना है, ताकि रोज जो डेली वीडियोस डाली जा रही है, वीडियो लेक्चर डाले जा रहे हैं, सब आपके पास पहुंच सके, ठीक है। कमेंट आवश्यक रूप से करें, ठीक है। कमेंट करने से क्या लगता है कि हाँ भाई, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको वो कोई सुन रहा है और उसको कोई समझ रहा है, ठीक है। तो तमाम बच्चे जितने भी देख रहे हैं, एक बार कमेंट जरूर करके जाए। कैसा भी कमेंट है वो जरूर करके जाए। सजेशन है तो कमेंट करें, अच्छा लगा फीडबैक दें, ठीक है। इस प्रकार से कमेंट जरूर करके जाए। क्या लगता है जब अपन बोलते हैं ना, अगर आप किसी से बात करते हैं तो दूसरा बस सिर्फ सुनता रहे, है ना, जवाब ना दे, तो आपको कैसा लगता है? अटपटा सा लगता है ना, वैसे हमारे को लगता है ना। अगर आप फीडबैक देंगे, आप कमेंट करेंगे तो थोड़ा मन को ऐसा लगता है हाँ भाई हाँ, कोई सुन रहा है हमारी बात भी, हमारे को भी समझ रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट आवश्यक रूप से करें। चलिए फिर आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन। आपको अपनी स्टाइल पता ही है। सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक लेंगे, फिर उसके बाद नोट्स तैयार करेंगे। पहले ध्यान से सुनना है और उसके बाद लास्ट में नोट्स तैयार करना है। और एक बार डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लिया करो, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पूर्व डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लिया करो। वहां मैं क्या करता हूँ, पूरा टाइटल डाल देता हूँ, मतलब जो वीडियोस के चैप्टर्स को अलग अलग उसमें विभाजित कर देता हूँ, ताकि आपको जो चैप्टर देखना है ना, जो बिंदु पर चर्चा करनी है, समझना है, उसको आप डायरेक्ट वहां से स्टार्ट कर सकते हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन आगे। देखिए, द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन 1.3 टॉपिक है अपना। इसके अंतर्गत आज अपन भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक गुणधर्मों का मापन, मात्रों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, द्रव्यमान और भार, आयतन, घनत्व और ताप, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं द्रव्य के गुणधर्म और उनके मापन में। तो सर्वप्रथम समझते हैं द्रव्य के गुणधर्म। देखिए, द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन। आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए और रीडिंग करना स्टार्ट करें। सबसे पहला टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म। प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट या अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं। विश्व में, संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो एक विशिष्ट और एक अभिलाक्षणिक गुणधर्म रखते हैं। विशिष्ट यानी एक अलग, अभिलाक्षणिक यानी जो दर्शाते हैं वो गुणधर्म रखते हैं। इन गुणधर्मों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये जितने भी विश्व या संसार में जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं, उनमें जो गुणधर्म बांटे जाते, मतलब होते हैं, गुणधर्म होते हैं, उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला गुणधर्म हो सकता है भौतिक गुणधर्म, जैसे कि रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि, ठीक है। रंग मतलब किसी पदार्थ का रंग कैसा है, लाल है, काला है, पीला है, इस प्रकार से। गंध कैसी है, बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, इस प्रकार के। गलनांक
यानी किस ताप पर वो गलता है, क्वथनांक किस ताप पर उबलता है, घनत्व कि वो कितनी जगह वो उसके जो कण हैं, पदार्थ के जो कण हैं वो कितने पास पास उपस्थित हैं, कितने पास पास है, ये घनत्व बताता है। और रासायनिक गुणधर्म जैसे संगठन, ज्वलनशीलता, अम्ल, क्षार इत्यादि के साथ अभिक्रियाशीलता, यानी रासायनिक भौतिक गुणधर्म तो आपने समझ लिया, रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व। भौतिक गुणधर्म को समझना बहुत इजी होता है, क्योंकि भौतिक का मतलब होता है मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक यानी जो चीज अपन देख चुके हैं, है ना, जो चीज अपन देखते हैं वो सब भौतिक विज्ञान में आती है। लेकिन कठिनाई कहाँ आती है? रासायनिक गुणधर्म में। तो रासायनिक यानी आता है संगठन, ज्वलनशीलता, अम्ल, क्षार इत्यादि के साथ क्रियाशीलता। अभी इस चीज को अपन अभी तो चैप्टर नंबर फर्स्ट ही है, इन सबको अपन समझेंगे आगे, ठीक है। अभिक्रियाशीलता आप समझते हैं, जब दो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं, है ना, रिएक्शन, वो चीज बता रहे हैं। लिख रखा है भौतिक गुणधर्मों को पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है। लिख रखा है भौतिक गुणधर्मों को पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है। एक सेब है, उदाहरण के तौर पर एक सेब है, तो एक सेब को आपके गुणधर्म को पहचानना है। एक सेब है आपके पास, लाल रंग का एक सेब है, उसको आपको उसके भौतिक गुणधर्म लिखने हैं। आपको बोला है, एक सेब दे दिया और आपको एक पन्ना और एक कागज दे दिया, बोला है इस सेब के भौतिक गुणधर्म लिखो। तो भौतिक गुणधर्म में आप उसके क्या लिखेंगे? पहला रंग लिखेंगे, दूसरा गंध लिखेंगे, तीसरा गलनांक लिखेंगे और चौथा क्वथनांक और घनत्व। इस प्रकार से लिखेंगे। तो सेब में मुख्य तौर पर ये दो भौतिक गुण पाए जाते हैं, रंग और गंध, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? रंग बराबर लिखेंगे लाल और गंध बराबर लिखेंगे मीठी गंध है, ठीक है। तो आपने यहां पर क्या करा? आपको कोई यहां पर एक्स्ट्रा कुछ लगाना पड़ा क्या? कुछ परिवर्तन या रासायनिक ऐसा कुछ कोई उपकरण लिया हो आपने और उसको जांचा हो, स्कैन करा हो, फिर आपको गंध और रंग का मालूम पड़ा हो? कुछ ऐसा आडंबर रचा क्या आपने? बोलेंगे नहीं सर, हमने तो कोई आडंबर नहीं रचा, हमारे को एक सेब दिया गया, हमने उसको देखा और हमने पता लगा लिया। तो बस इसी को ही अपन भौतिक गुणधर्म कहते हैं। तो यहाँ पर लिख रखा है भौतिक गुणधर्मों को पदार्थ की पहचान या संगठन, यानी जिससे वो मिले हुए हैं, संगठन मैंने आपको बताया था, जिस घटकों से मिलकर पदार्थ बनता है उसे अपन संगठन कहते हैं। मतलब भौतिक गुणधर्मों को पदार्थ की पहचान या जुड़ने वाले कणों को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है। हमने ना तो पदार्थ की पहचान करने में, ना तो उसके जो घटक थे उनमें परिवर्तन किया और ना कुछ करा, बस उसको देखा और माप लिया। तो ये क्या होता है? भौतिक गुणधर्म। ये इतना इजी होता है। लेकिन बात करें रासायनिक गुणधर्मों की, तो लिख रखा है रासायनिक गुणधर्मों को मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक होता है। यानी अगर आप सेब की रासायनिक गुणधर्म यानी रासायनिक प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को देखना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही नहीं दिख जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें रासायनिक परिवर्तन करना पड़ेगा। अब मैं पूछूंगा आपसे कि रासायनिक परिवर्तन आप किस में करेंगे? क्या पूरे पदार्थ में करेंगे? नहीं, आप जो सेब है उसके घटक कण जो हैं, संगठक कण जो हैं, उनके ऊपर परिवर्तन करके देखेंगे। आगे अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे, तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। भौतिक गुणों को मापने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक नहीं होता। अगर आपको भौतिक गुणों को मापना है तो इसके लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक नहीं है, आप सिर्फ ऐसे ही देख सकते हैं भौतिक गुणों के लिए। लेकिन अगर आपको रासायनिक गुणों को यदि आपको देखना है तो आपको आवश्यक पड़ेगी रासायनिक परिवर्तन करने की उस पदार्थ में, ठीक है। विभिन्न पदार्थों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं जैसे अम्लता, क्षारता, दाह्यता आदि रासायनिक गुणधर्मों के उदाहरण हैं। मैंने आपको बताया अभिक्रियाशीलता जो होती है, अभिक्रियाएं जो होती है, विभिन्न पदार्थों की अलग अलग अभिक्रिया होती है। कोई अभिक्रिया करता है, कोई अभिक्रिया नहीं करता है, कोई इतनी तेज अभिक्रिया करता है, कोई बहुत कम अभिक्रिया करता है। तो इस प्रकार से पेरियोडिक टेबल में है भी है। जैसे सबसे अधिक क्रियाशील कौन होते हैं? सबसे अधिक क्रियाशील वो होते हैं जिनके बाह्य इलेक्ट्रॉन, मतलब जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं?
पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। और ऐसे एलिमेंट जो बिल्कुल अक्रिय होते हैं, यानी क्रिया ही नहीं करते, अभिक्रिया ही नहीं करते, वो कौन से होते हैं? उत्कृष्ट गैसें, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनॉन, ये सारे के सारे, रेडॉन, ये सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? उत्कृष्ट गैसें, जो कि अभिक्रिया ही नहीं करती हैं बिल्कुल भी। तो इस प्रकार है, ये सारे के सारे रासायनिक गुणधर्म के उदाहरण होते हैं। रासायनिक के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ के व्यवहार का पूर्वानुमान तथा व्याख्या करते हैं। क्या लिख रखा है? जो रासायनिक के होते हैं ना, केमिस्ट्री वाले, जो केमिस्ट्री के जो ज्ञाता है, वो भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ के व्यवहार का, कि पदार्थ किसका व्यवहार करता है, उसका पूर्वानुमान तथा व्याख्या करते हैं। अपन आगे देखेंगे। पूर्वानुमान यानी पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि उसकी व्यवहार क्या है। मतलब व्यवहार से मतलब है ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में से वो कौन सा व्यवहार दर्शाता है, कौन सी प्रकृति है उसकी, फिर व्याख्या करते हैं उसकी, है ना। चलिए आगे लिख रखा है, यह सब सावधानी पूर्वक परीक्षण एवं मापन से निर्धारित होता है। ये सारा जो काम है बहुत ही सावधानी से और मापन से, मापन यानी होता है मेजरमेंट से, मेजर से निर्धारित होता है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं 1.3.2 भौतिक गुणधर्मों का मापन। तो अपन ने अभी क्या समझा? अभी अपन ने द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन स्टार्ट करा, और उसके अंदर भौतिक एवं रासायनिक गुणों को समझा कि भौतिक गुण क्या होते हैं किसी पदार्थ के, और रासायनिक गुण क्या होते हैं किसी पदार्थ के। अब बात करते हैं 1.3.2 यानी भौतिक गुणधर्मों का मापन। अगर हमको पदार्थ के, द्रव्य के भौतिक गुणों का मापन करना है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करना है, मापना है, तो किस प्रकार से करेंगे, कैसे करते हैं, उसको देखेंगे। वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए परिमाणात्मक मान आवश्यक, वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए परिमाणात्मक मापन आवश्यक होता है। अब यहाँ पर एक शब्द आपको विचलित कर रहा होगा, अन्वेषण। तो अन्वेषण का मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए मैं आपको बताता हूं अन्वेषण का मतलब क्या होता है। जस्ट अ मिनट। हाँ देखिए, भौतिक गुणधर्मों के मापन में अन्वेषण जो शब्द है उसको इंग्लिश में अपन कहते हैं एक्सप्लोरेशन। क्या कहते हैं भैया? एक्सप्लोरेशन, जिसका मतलब होता है खोजना या ढूंढना। ठीक है, अब इसका और अच्छी तरीके से मीनिंग जाने तो क्या होता है? ऐसी अज्ञात अथवा दूर की बातों, वस्तुओं, स्थानों आदि का पता लगाना जो अब तक सामने ना आई हो, उसको क्या कहते हैं? अन्वेषण कहते हैं। क्या बात क्लियर हुई? यानी खोजना, ढूंढना, और कैसी बातों, स्थानों या चीजों को ढूंढना जो अभी तक खोजी नहीं गई है ना। उदाहरण के तौर पर अपन ले कि भैया अभी तक इंसान का एक जगह से दूसरे स्थान पर चुटकियों में जाना, ना किसी माध्यम के द्वारा, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? ट्रेन का, ऑटो का, रिक्शा का, या अपने पाँव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसे कुछ भी साधन ना हो, बस हम खड़े खड़े जहां पर जाना चाहते हैं, मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मैं जाना चाहता हूँ लंदन, तो मैंने सोचा सिर्फ मैं लंदन जाना चाहता हूँ और मैं पहुंच गया। तो इस प्रकार की जो अभी बात है उसका खोज नहीं हुई है, तो वो क्या कहलाता है? अन्वेषण। यदि ऐसी बात को अपन खोज लेते हैं, ऐसी तकनीक को खोज लेते हैं कि मैं खड़े खड़े जिसका नाम लूं, जिस जगह का नाम लूं, वहां मैं पहुंच जाऊं, तो वो क्या कहलाता है? एक नई बात होती है, एक्सप्लोरेशन होता है, वो अन्वेषण कहलाता है। तो यहाँ पर अपने यहाँ पर क्या, किस काम से आए हैं, अन्वेषण शब्द किसके लिए उपयोग हुआ है, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिख रखा है वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए, यानी वैज्ञानिक नई बातों को ढूंढने के लिए परिमाणात्मक मापन आवश्यक होता है ना। जो वैज्ञानिक होते हैं वो नई बातें खोजना चाहते हैं अगर, तो उनको किसका पता होना चाहिए? परिमाणात्मक। परिमाणात्मक क्या होता है? मैग्नीट्यूड, है ना, अंक, मतलब कोई रिजल्ट चाहिए होता है। रिजल्ट कैसा? रिजल्ट अंकों वाला रिजल्ट चाहिए होता है। जैसे द्रव्य के अनेक गुणधर्म होते हैं, अभी हमने देखा द्रव्य के बहुत सारे गुणधर्म होते हैं, जैसे लंबाई भी हो सकती है, क्षेत्रफल, आयतन आदि मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं। मात्रात्मक प्रकृति के यानी क्या मतलब? मात्रात्मक मतलब क्या होता है? मात्रात्मक का मतलब होता है क्वांटिटिव। क्वांटिटिव जिसे अपन विज्ञान में कह सकते हैं मेजरेबल, जिसे मापा जा सकता है। तो यहाँ पर लिख रखा है लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन,
आदि मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं, यानी इन सभी को मापा जा सकता है। तो किसी मात्रात्मक प्रेक्षण यानी होता है ज्ञात करना, है ना। अपनी जो जितनी भी सेंसेस होती हैं उसके द्वारा अपन क्या करते हैं, किसी चीज के मापन को ज्ञात करते हैं कि भैया इसका द्रव्यमान कितना है, कितनी भारी है, ये चीज देखते हैं तो उसको प्रेक्षण कहते हैं, अनुभव एब्जॉर्वेशन कहते हैं। तो या मापन को कोई संख्या और उसके बाद वह इकाई लिखकर निरूपित किया जाता है। यदि आपको किसी मात्रात्मक प्रेक्षण को लिखना है, मान लीजिए आपके पास एक सेब था और उसका आपको मात्रात्मक प्रेक्षण लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, किसी मात्रात्मक प्रेक्षण या मापन को कोई संख्या और उसके बाद वह इकाई लिखकर निरूपित किया जाता है जिससे इसमें उसे मापा गया है। जैसे आपको सेब का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो मान लीजिए 5 किलोग्राम है, आपने कैसे लिखना है, पहले 5 लिखेंगे, फिर सेब को जिस इकाई से आपने मापा है, जिस यूनिट से आपने मापा है, जैसे किलोग्राम में मापा है ना आपने, तो उसको बाद में लिखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए किसी कमरे की लंबाई को 6 मीटर लिखकर बताया जा सकता है। कमरे की लंबाई है उसको 6 मीटर लिखकर बताया जा सकता है, जिसमें 6 एक संख्या है और m मीटर को व्यक्त करता है, जो वह इकाई है जिसमें लंबाई नापी जाती है। अभी पीछे देखा था अपन ने, लंबाई किसमें मापी जाती है, लंबाई बताइए किसमें मापी जाती है, मीटर में मापी जाती है, किसमें, मीटर में। ठीक है, तो ये बात है। आगे बढ़ेंगे। पहले विश्व के विभिन्न भागों में मापन की 2 विभिन्न पद्धतियां, अंग्रेजी पद्धति और मीट्रिक पद्धति प्रयुक्त की जाती थी, है ना। मीट्रिक पद्धति जो फ्रांस में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित हुई, यानी शुरुआत में विकसित हुई, अधिक सुविधाजनक थी, बहुत सुविधाजनक थी, क्योंकि वह दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। दशमलव प्रणाली क्या होती है, बिल्कुल शुद्ध माप देने वाली प्रणाली होती है। बाद में वैज्ञानिकों ने एक सर्वमान्य मानक पद्धति की आवश्यकता अनुभव की। ऐसी एक पद्धति सन 1960 में प्रस्तुत की गई, जिसकी विस्तृत चर्चा नीचे की जा रही है। यानी पूरे संसार में यदि किसी वस्तु को आपको मापना था, तो आप उसको किस प्रकार से 2 पद्धतियां थी मापने की, उसका द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, जो भी आपको मापना था वो सिर्फ 2 पद्धति से ज्ञात किया जा सकता था। पहला अंग्रेजी पद्धति और दूसरा मीट्रिक पद्धति। तो जो विशेषज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने को लगा कि यार विश्व में अलग अलग जगह अलग अलग पद्धतियों का यूज किया जाता है, कहीं अंग्रेजी पद्धति का यूज किया जा रहा है, कहीं मीट्रिक पद्धति का यूज किया जा रहा है। कोई ऐसा तरीका निकालो, कोई ऐसी पद्धति निकालो जिससे क्या हो, सारे जो विश्व के लोग हैं सिर्फ एक ही पद्धति का यूज करके माप कर सकें, मेजर कर सकें। तो इसी कड़ी में उन्होंने 1960 में एक पद्धति का जन्म करा, और वो पद्धति कौन सी थी, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसे अपन एसआई पद्धति भी कहते हैं। तो क्या है भाई, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसे संक्षिप्त में एसआई कहा जाता है, को सन 1960 में भार माप के 11वें सम्मेलन, ये फालतू की बातें हैं, इनको नहीं देखना है, ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करने वाली बातें हैं, आपको कुछ भी नहीं देखना है ये, ठीक है। आपको सिर्फ याद रखना है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसे संक्षिप्त में क्या लिखते हैं, एसआई पद्धति कहते हैं, ये याद करना है। आगे बढ़ेंगे। एसआई पद्धति में 7 आधार मात्रक हैं, इन्हें तालिका 1.1 में सूचीबद्ध किया गया है। ये मात्रक 7 आधारभूत वैज्ञानिक राशियों से संबंधित हैं। अन्य भौतिक राशि जैसे गति, आयतन, घनत्व आदि इन राशियों से व्युत्पन्न की जा सकती हैं। एसआई आधार मात्रकों की परिभाषाएं तालिका 1.2 में दी गई है। क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो विशेषज्ञ वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या करा, जितनी भी वस्तुएं हैं उनके मापन के लिए 7 मूल भौतिक राशियां तैयार करी। मूल यानी आधार भौतिक राशियां, जिसके माध्यम से, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, अन्य जो भौतिक राशियां उनका व्युत्पन्न कर सकते हो, उनसे निकाल सकते हो। तो 7 आधार भौतिक राशियां बनाई थी। कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मा गतिकी, ताप कर्म, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये 7 प्रकार की, ये एक ही है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ऊष्मा गतिकी, ताप कर्म, ये एक ही है, ठीक है। आधार भौतिक राशियां, 7 आधार भौतिक राशियां बनाई, जिन्हें मूल भौतिक राशियां भी कहा जाता है। कौन कौन सी थी, इनको आपको सारी भौतिक राशियों को याद करना है, सातों के सातों। लंबाई को अपन एल से डिनोट करते हैं, मात्रक मीटर और मात्रक को एम भी लिखते हैं। द्रव्यमान एम,
किलोग्राम में केजी, समय टी, सेकंड एस। ठीक, ऊष्मागतिकी, विद्युत धारा आई, ये सारे के सारे राशि के प्रतीक ये हैं, है ना। मतलब लंबाई को एल से, द्रव्यमान को एम से, समय को टी से प्रदर्शित करते हैं, ताप कर्म टी से, है ना। और ऐसे ही मात्रक यानी लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर होता है, इसको अपन एम मीटर ना लिखकर एम भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा। ऐसा आगे इनकी परिभाषाएं दे रखी हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के लिए आप नॉलेज के लिए इसको पढ़ सकते हैं, टाइम वेस्ट होगा इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लिख रखा है ऐसा ही पद्धति में अपवर्त्यों और अपवर्तकों को व्यक्त करने के लिए पूर्व लग्नों का उपयोग किया जाता है। पूर्व लग्न यानी किसी रिजल्ट के पीछे लगने वाला जो शब्द होते हैं उन्हें पूर्व लग्न कहा जाता है। तो यहाँ दे रखा है ऐसा ही पद्धति में अपवर्त्यों और अपवर्तकों को व्यक्त करने के लिए पूर्व लग्नों का उपयोग किया जाता है। इन्हें तालिका 1.3 में सूचीबद्ध किया गया है। इनमें से कुछ राशियों का प्रयोग हम इस पुस्तक में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो शब्द विचलित कर रहे होंगे, पहला अपवर्त्य और दूसरा अपवर्तकों। तो मैं आपको यहाँ पर मतलब समझाता हूँ अपवर्त्य का। सबसे पहले मतलब समझते हैं अपवर्त्य। तो अपवर्त्य किसे कहते हैं, ध्यान से समझना। अगर मैं बोलूं आपको 3 का अपवर्त्य लिखो तो आप क्या करेंगे, अपवर्त्य निकालते कैसे हैं। जब भी किसी, जैसे आपको 3 का अपवर्त्य ज्ञात करना है ना, 3 का अपवर्त्य ज्ञात करना है तो आप इसको प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं यानी 1 2 3 और अनंत तक कोई से भी संख्या से यदि आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना आएगा 6, तो 3 का जो अपवर्त्य हो गया वो निकल गया 6। 4 का निकालना चाहूं तो वो हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अपवर्त्य निकल कर आ रहा है वो किससे निकल कर आ रहा है, इस 2 से निकल कर आ रहा है ना। जब तक मैं इस 4 को, ये जो 4 का अपवर्त्य यदि मैं निकालना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई ना करूंगा तब तक 8 नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो अपवर्त्य है वो क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है, यानी मल्टीपल कहलाता है। क्या कहते हैं अपन इसको, मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है अपवर्त्य का मतलब। अब समझ लेते हैं अपवर्तकों का मतलब। जैसे मैं आपको बोलूं 5 का अपवर्तक लिखो, 5 का अपवर्तक लिखो, तो अपवर्त्यों को तो अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, मल्टीपल यानी गुणांक। अपवर्तकों को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव, जिसे अपन कहते हैं अपवर्तक। यानी 5 का अपवर्तक लिखो, यानी 5 में 5 किस किस संख्या से विभाजित है, पूरा पूरा, मतलब 5 किन किन संख्या से पूरा पूरा कट जाता है। तो मुझे पता है एक तो 1 से कटता है, एक 5 से कटता है, 4 एक 1 से कटता है, एक 2 से कटता है और एक 4 से कटता है, यानी पूरा पूरा भाग किस में जाता है, 4 का, 1 2 और 4 में। तो ये अपवर्तक कहलाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ दे रखा है, इनको पूर्व लग्नों को दर्शाने के लिए अपन योक्टो, जेप्टो, एटो, फेम्टो, ये 10 की घात -15, पीको 10 की घात -12, नैनो 10 की घात -9, तो अपन मुख्यतः इसका उपयोग करेंगे 10 की घात 9, ये वाला मिली, सेंटी, डेसी, डेका, इनका अपन प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपको ये दे रखा था। आगे द्रव्यमान और भार आपको दे रखा है। 1.3.4 जो टॉपिक है वो है द्रव्यमान और भार, यानी द्रव्यमान किसे कहते हैं, भार किसे कहते हैं। कभी कभी अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्रव्यमान किसे कहते हैं, भार किसे कहते हैं, दोनों में अंतर जो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं द्रव्यमान किसे कहते हैं। परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है। ठीक है, अगर कोई पदार्थ है, मान लीजिए एक चावल की बोरी है, तो चावल की बोरी का यदि आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है, द्रव्यमान पता लगाना है, तो चावल की बोरी का जो द्रव्यमान है वो किस पर डिपेंड करता है, उस चावल की बोरी में उपस्थित चावल पर। ठीक है, तो वो जो बोरी का द्रव्यमान, उस चावल की बोरी का यदि कुल द्रव्यमान अपन को ज्ञात करना है तो वो किस पर डिपेंड करेगा, उसका जो पूरा टोटल भार है, यानी पूरा जो द्रव्यमान है वो किस पर डिपेंड करता है, उसमें जो चावल भरे हैं उस पर ही तो डिपेंड करता है, इसलिए तो वो भारी लग रही है। तो वो द्रव्यमान किस पर डिपेंड करता है, उसमें भरी चावल के दानों की वजह से। ठीक है, तो वही यहाँ पर बात की जा रही है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है, यानी पदार्थ की मात्रा है कि उस पदार्थ में कितने पदार्थ है। जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल होता है, यानी यदि किसी वस्तु का भार ज्ञात करना है आपको, द्रव्यमान को मास कहते हैं और भार को वेट कहते हैं। तो किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है, जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल है। गुरुत्व बल यानी हर पृथ्वी का गुरुत्व बल अलग होता है ना। चंद्रमा का गुरुत्व बल
कम होता है, पृथ्वी से अलग होता है उसका भी, मार्स का, इसी प्रकार से अलग अलग ग्रह होते हैं, उनका अलग अलग गुरुत्व बल होता है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर होता है, यानी किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर होता है, परंतु उसका भार गुरुत्व में परिवर्तन के कारण, परंतु उसका किसका, पदार्थ का भार गुरुत्व में परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो सकता है। यानी किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो तो स्थिर होता है, मतलब आप वो जो द्रव्यमान वाली वस्तु है, कोई पदार्थ है, अगर उसका द्रव्यमान आप पृथ्वी पर देखते हैं तो वो एक समान रहेगा। अगर आप उसको चंद्रमा पे ले जाते हैं और फिर उसका द्रव्यमान कैलकुलेट करते हैं तो भी वो समान रहेगा। अगर वही आप मार्स पे ले जाते हैं पदार्थ को, तो वो वहां पर आप यदि द्रव्यमान कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर भी समान रहेगा। लेकिन परिवर्तन किस में आता है, भार में परिवर्तन आता है। भार में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, क्योंकि भार हमने देखा, भार किस पर डिपेंड करता है, गुरुत्व बल पर डिपेंड लगता है, और गुरुत्व बल हमें पता है कि हर एक स्थान के लिए अलग अलग होता है। पृथ्वी के लिए गुरुत्व बल का मान कितना होता है, 9.8 है ना, और चंद्रमा के लिए इससे थोड़ा कम होता है, मार्स के लिए थोड़ा कम होता है, तो इस प्रकार से होता है। तो भार चेंज होता रहता है, लेकिन क्या, जो अपना भार चेंज होता रहता है, लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो समान रहता है, स्थिर रहता है हर स्थिति में। आपको इन दोनों शब्दों के प्रयोग पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे यदि पृथ्वी पर, ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये मान लीजिए आपके पास चंद्रमा है ना। पृथ्वी पर जो एक पदार्थ है जिसका मान 5 kg है ना, और वही पदार्थ मैंने यहाँ पर ये रखा है, और वही पदार्थ मैंने कहाँ रखा है भाई, यहाँ पर 5 kg का वही पदार्थ मैंने यहीं रखा है, वही वस्तु मैंने यहाँ रखी है ना। ये द्रव्यमान है, ये क्या है भाई, एम है, द्रव्यमान को एम से डिनोट करते हैं तो मैंने एम लिख दिया, ठीक है, ये एम है। लेकिन पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है, मान लीजिए वो कितना है, एक्स है, कितना है भाई, एक्स है, और जो चंद्रमा का गुरुत्वीय बल है वो मान लीजिए अपने पास, मान लीजिए इसका जो द्रव्यमान है, मतलब ये पृथ्वी पर जो वस्तु रखी है उसका द्रव्यमान तो 5 kg है, और इस पर जो गुरुत्व बल है, गुरुत्व बल का मान है वो कितना है, 2x है, कितना है भाई, 2x, और यहाँ पर जो रखा है उसका कितना मान है भाई, x है। तो यहाँ पर अगर मैं ये 5 kg वाली वस्तु का द्रव्यमान, यहाँ तो 5 kg है, और यहाँ पर भार कितना हो जाएगा, 5 गुणा 2 यानी 10 तो क्या हो जाएगा, 10 kg, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका 10 न्यूटन या 10 kg, यहाँ पर न्यूटन भी आ सकता है kg की जगह, और अपन kg भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 kg तो भार होगा पृथ्वी पर 5 kg वाली वस्तु का, मतलब जो पदार्थ 5 kg का है, जिसका द्रव्यमान 5 kg है, उसका भार पृथ्वी पर कितना है, 10 kg है। और यदि वही पदार्थ अगर चंद्रमा पे जाए और वहां पर भार कैलकुलेट किया जाए तो वो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5x। यहाँ पर 10x था, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो गुरुत्व बल का मान है वो कितना है, x है, इसलिए। क्या बात क्लियर हुई है ना। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि गुरुत्व बल पर डिपेंड करता है मान, ठीक है। तो प्रयोगशाला में किसी पदार्थ के द्रव्यमान की अधिक यथार्थपरक यानी एज इट इज मापन के लिए, मेजरमेंट के लिए वैश्लेषिक तुला, यानी चित्र में ये वैश्लेषिक तुला होती है, का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिख रखा है, जैसा तालिका 1.1 में दिया गया है, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम है, परंतु प्रयोगशाला में इसके छोटे मात्रक ग्राम का प्रयोग किया जाता है। छोटा मात्रक क्या है, ग्राम है, इसका प्रयोग किया जाता है प्रयोगशाला में, जो केमिस्ट्री लैबोरेटरी होती है वो। क्यों किया जाता है भाई, किलोग्राम का क्यों नहीं उपयोग किया जाता, ग्राम का क्यों किया जाता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं में, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना, आप जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं लैबोरेटरी में, तो में रासायनिक पदार्थों की थोड़ी मात्रा का ही उपयोग किया जाता है, इसलिए किलोग्राम तो अपन जाते हैं। जैसे 1 किलोग्राम आटा आपने देखा होगा, एक किलो आटा आपने देखा होगा कितना सारा होता है, अगर उसके बराबर का केमिकल हो तो आप जान सकते हैं कितना सारा केमिकल होगा, तो वो बहुत ज्यादा केमिकल हो जाएगा। इसलिए रासायनिक लैबोरेटरीज में किसका उपयोग किया जाता है, ग्राम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे है 1.3.5 आयतन। तो आयतन के विषय में है, किसी पदार्थ द्वारा घिरे हुए स्थान को आयतन कहते हैं, यानी कोई पदार्थ है उसके द्वारा जो घेरा गया स्थान है, यानी वो कितना स्थान घेर रहा है,
वो क्या कहलाता है, उस वस्तु का आयतन कहलाता है। आयतन के मात्रक लंबाई क्यूब के होते हैं, यानी आयतन का यदि मात्रक अपन को लिखना है तो लंबाई क्यूब में होता है। अतः ऐसा ही पद्धति में आयतन का मात्रक जो होता है वो मीटर क्यूब होता है, यानी ऐसे पद्धति में आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, क्योंकि लंबाई क्यूब है ना, तो लंबाई की जगह अपन मीटर लिखते हैं, तो मीटर का मात्रक, यह मीटर का मात्रक कितना होता है, लंबाई का मात्रक कितना होता है, मीटर होता है। तो इस प्रकार से, परंतु रासायनिक प्रयोगशालाओं में इतने अधिक आयतनों का उपयोग नहीं किया जाता, अतः आयतन को आमतौर पर सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। वही बात, ठीक है, इतना ज्यादा आयतन का प्रयोग नहीं किया जाता केमिस्ट्री लैब्स में, तो अपन छोटे छोटे मात्रकों का प्रयोग करते हैं। आगे लिख रखा है द्रवों यानी लिक्विड के आयतनों को मापने के लिए, यानी उसका मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, देखो लिक्विड है जैसे दूध, पानी, छाछ, ये सारे के सारे लिक्विड होते हैं। अगर इनका वॉल्यूम अपन को ज्ञात करना है, आयतन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉल्यूम, अगर इनका वॉल्यूम अपन को ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है, तो अपन किस में, लीटर में कैलकुलेट करते हैं। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट, है ना, यूनिट का उपयोग किया जाता है, जो ऐसा ही मात्रक नहीं है, जो लीटर है ना वो ऐसा ही मात्रक नहीं होता, ठीक है। आगे लिख रखा है 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर अथवा 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। चित्र 1.6 में आप इन संबंधों को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो चित्र दे रखा है आपको, इसमें आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। आगे दे रखा है प्रयोगशाला में द्रवों या विलयनों के आयतन को मापने के लिए जो लेबोरेटरी होती है, उसमें यदि अपन को लिक्विड का या सॉल्यूशन का आयतन मापना है, कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए कुछ उपकरण बनाए जाते हैं। कौन कौन से उपकरण है, अंशा के सिलेंडर, ब्यूरेट, पीपेट आदि का उपयोग किया जाता है। आयतन मापी फ्लास्क का उपयोग ज्ञात आयतन का विलयन बनाने के लिए किया जाता है ना। मापन के इन उपकरणों को चित्र में दर्शाया गया है। ये जो चित्र है, जैसे ब्यूरेट ऐसा दिखता है, पिपेट ऐसा दिखता है, अंशा के सिलेंडर ऐसा दिखता है, आयतन मापी ऐसा दिखता है। यानी ये आप जाएंगे लेबोरेटरी में, केमिकल लैब में आप जाएंगे जब लेबोरेटरी में अपनी, तो उसमें जब आपको प्रैक्टिकल मिलेगा, जैसे फेमस प्रैक्टिकल का नाम मैं ले लेता हूँ अनुमापन, है ना। तो ये अनुमापन जो होता है ना, वो आपका बहुत उपयोग में लिया जाता है। उसमें ये पीपेट, ब्यूरेट मेरे ख्याल से ज्यादा काम में लिया जाता है ना। तो ये चीजें हैं, ये समझ लिया अपन ने आयतन का मतलब। अब घनत्व समझ लेते हैं। तो अभी अपन ने क्या क्या कंप्लीट करा, सबसे पहले द्रव्यमान को समझा, द्रव्यमान और भार को समझा, फिर समझा अपन ने आयतन को। अब समझते हैं तीसरा पॉइंट, उपरोक्त वर्णित दोनों गुण निम्न रूप से संबंधित है, यानी द्रव्यमान और आयतन निम्न गुण से संबंधित है, यानी घनत्व से संबंधित है। कैसे, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। इसका मतलब क्या होता है सर, किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। अतः घनत्व के ऐसा ही मात्रक इस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं। घनत्व का ऐसा ही मात्रक बराबर क्या होता है, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक बटा आयतन का ऐसा ही मात्रक। अभी अपन ने द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक निकाला था, क्या होता है, किलोग्राम, और आयतन का ऐसा ही मात्रक मीटर क्यूब। तो यहाँ पर अपन किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब लिख सकते हैं। अपन इसको किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब भी लिख सकते हैं। कैसे, जब केजी ये मीटर क्यूब ऊपर चला जाता है तो पॉजिटिव वाली घात क्या हो जाती है, नेगेटिव की हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से यह मात्रक बहुत बड़ा होता है। रसायनज्ञ प्राय घनत्व को ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब में व्यक्त करते हैं, जहां द्रव्यमान को ग्राम में यानी जी में और आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। नॉर्मल बातें। किसी पदार्थ का घनत्व यह बताता है कि उसमें कण कितने पास पास व्यवस्थित हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, घनत्व क्या होता है कि कोई पदार्थ है, उसमें जो कण है जिससे वो पदार्थ बना है वो कितनी पास पास है, ये बताता है अपन को। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ है कि पदार्थ के कण बहुत पास पास व्यवस्थित हैं, ये बताता है क्या, घनत्व, ठीक है। जैसे सामान्य जीवन में अपन देखें, आपने स्माइली बॉल देखी होगी, है ना। तो स्माइली बॉल को यदि आप देखेंगे, वो स्पंजी होती है, अगर उसमें से यदि आप उसको जमीन पर रखते हैं और जमीन पे जिस प्लेस पर वो टिकी हुई है, यानी जिस स्थान पर वो टिकी हुई है, उस पर आप बिंदु लगा लें और उतने उतने को आप खींच के निकाल लें, तो वो क्या कहलाता है, उसका घनत्व कहलाएगा। यानी एकांक आयतन पर
मतलब वो जो बॉल है उसका पूरा एकांक आयतन है, पूरा फुल आयतन है, उसमें से फुल आयतन में से कोई एक आयतन जिसका आयतन का मान कितना हो, 1 हो, और द्रव्यमान भी कितना हो, 1 हो, तो उसके अनुपात को घनत्व कहते हैं। आगे लास्ट टॉपिक है वो है ताप। ताप के विषय में जानते हैं, टेम्परेचर जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं। ताप को मापने के 3 सामान्य पैमाने हैं, यानी ताप को 3 पैमानों से मापा जा सकता है। पहला डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस, है ना, डिग्री सेल्सियस, ये जो ये वाला निशान है उसको डिग्री कहते हैं और इसको सेल्सियस कहते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट, क्या, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये 3 पैमाने हैं जिनसे ताप को मापा जाता है। यहाँ केल्विन एसआई मात्रक है, यहाँ पर ताप का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, केल्विन है, जो मैं स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। इन पैमानों पर आधारित ताप मापियों को चित्र 1.8 में दिखाया गया, यानी डिग्री सेल्सियस कैसा दिखता है, डिग्री फ़ारेनहाइट कैसा दिखता है, केल्विन कैसा दिखता है, वो आपको दे रखा है। जैसे केल्विन आपको ऐसा दिखता है, सेल्सियस ऐसा और फ़ारेनहाइट ऐसा। रूप देखने में तो सब एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनमें भिन्नता क्या है वो देखते हैं। साधारणतः सेल्सियस पैमाने वाले तापमापियों को 0 डिग्री से 100 डिग्री तक अंशांकित किया जाता है। अंशांकित यानी भरा जाता है, यानी साधारणतः सेल्सियस पैमाना जो होता है, ये रहा सेल्सियस पैमाना, इसको कहाँ से, 0 डिग्री से भरा जाता है। यानी आपको कोई भी मापना है तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे मापना, ठीक है। यदि आपको कुछ भी किसी का भी ताप ज्ञात करना है तो आप 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे। जैसे स्केल नहीं होती है, तो स्केल में 0 सेंटीमीटर का भी एक मूल जो होता है अंशांकित होता है। वो अंशांकित मतलब क्या होता है, मतलब आपको जो मापना स्टार्ट करोगे आप, वो कहाँ से स्टार्ट करोगे, उस 0 से स्टार्ट करोगे। तो वैसे ही इस पैमाने में भी होता है कि 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और 100 डिग्री तक आता है। आगे लिख रखा है जहां ये दोनों ताप क्रमशः जल के हिमांक और क्वथनांक है, यानी 0 डिग्री पर तो जल जो होता है वो हिमांक यानी हिम में परिवर्तित हो जाता है, बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, और 100 डिग्री पर वो क्वथनांक यानी उबलने लग जाता है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं जो पानी का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री। आगे लिख रखा है फ़ारेनहाइट पैमाने को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य व्यक्त किया जाता है। इन दोनों पैमानों पर ताप एक दूसरे से निम्नलिखित रूप से संबंधित है, यानी जैसे सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री था, उसी प्रकार से फ़ारेनहाइट में क्या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक लेके जाते हैं, ठीक है। अगर हम देखें सेल्सियस, यहाँ दे रखा है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इन दोनों में यदि अपन क्या देखें संबंध देखें, तो यह आपको संबंध दे रखा है डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये संबंध ये बताता है, यानी आपको वैल्यू दे रखी है, कोई डिग्री में आपको वैल्यू दे रखी है और आपको उस वैल्यू को किस में परिवर्तित करना है, फ़ारेनहाइट में परिवर्तन करना है। तो आप ये वाला सूत्र अपनाएंगे। मान लीजिए मेरे पास 0 डिग्री आपको दे रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस आपको दे रखा है, इसको आपको चेंज करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो आप कौन सा सूत्र अपनाएंगे, ये वाला सूत्र अपनाएंगे। कैसे देखना, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 9/5 ऐसा का ऐसा लिखना है। डिग्री सेल्सियस का मान कितना दे रखा, कितने डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलना है, 0 डिग्री को, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, ठीक है, प्लस 32 का 32 आप लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या मान आएगा, इसका तो 0 हो जाएगा पूरा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आएगा 32 और यहाँ पर लगा देंगे डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर देखिए 0 डिग्री फ़ारेनहाइट 32 डिग्री के बराबर है कि नहीं है, तो इस प्रकार से यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो मैंने उदाहरण भी वही लिया है जो आपको समझ में आए। जैसे अब यहाँ पर कोई सा भी ले सकते हैं आप, 2 डिग्री, 30 डिग्री, 150 डिग्री, जिसको भी आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है वो आप इस सूत्र से बदल सकते हैं। आप इस सूत्र को याद रखेंगे। चलिए आगे लिख रखा है केल्विन पैमाना सेल्सियस पैमाने से इस प्रकार संबंधित है, यानी केल्विन जो पैमाना है और वो सेल्सियस पैमाने से किस प्रकार से संबंधित है वो बताया गया है। तो वो ये संबंध है, इसमें भी वही है। यदि आपको डिग्री सेल्सियस में कोई मान दे रखा है ना, डिग्री सेल्सियस में आपको कोई मान दे रखा है और आपको उसको केल्विन में चेंज करना है, तो आप कौन सा सूत्र अपनाएंगे, ये वाला सूत्र अपनाएंगे। मान लीजिए आपको 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, तो K बराबर 0 डिग्री, जितने आपको डिग्री को चेंज करना है उसको, प्लस 273.50,
तो यहाँ पर ये वाला जो आ जाएगा, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस ये। अब आप बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे डिग्री बढ़ाते जाएंगे उसमें बढ़ता जाएगा, ठीक है। आगे लेकर ये जानना रुचिकर होगा कि 0 डिग्री से कम ताप पर, 0 डिग्री है ये ना, इससे कम ताप पर यानी नेगेटिव में चला जाता है, -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस ऐसे चला जाता है। अर्थात ऋणात्मक मान सेल्सियस पैमाने पर तो संभव है, परंतु केल्विन पैमाने पर ताप का ऋणात्मक मान संभव नहीं है। ये समझना है कि यदि कोई ऋणात्मक डिग्री आ जाए तो उसको आप केल्विन में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि केल्विन में ऋणात्मक का कोई संभव ही नहीं है, ऋणात्मक मान संभव ही नहीं है, इसलिए आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर केल्विन में यदि ऋणात्मक आ रहा है आपके पास मान, तो आप उसको, वो गलत होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ आपके काम का पूरा जो अपन ने एनसीईआरटी का जो पहला पॉइंट था उसको कंप्लीट करा, जो आज अपन ने स्टार्ट करा था। अब नोट्स की आती है बारी, है ना। तो नोट्स लिखना आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक था वो था द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन। तो आप उसमें जो नोट्स है वो इस प्रकार से लिखेंगे, द्रव्य के गुणधर्म उनका मापन में 2 थे अपने पास, गुणधर्म और मापन, ठीक है। तो गुणधर्म 2 प्रकार के थे, अपने पढ़े थे भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म किसे कहते हैं? रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि को अपन भौतिक, जो बौद्धिक गुणधर्म होते हैं, भौतिक गुणधर्म, उससे जानते हैं। भौतिक गुणधर्मों को पदार्थ की पहचान या संगठन को बदले बिना देखा जा सकता है, देखा था अपन ने। रासायनिक संगठन, ज्वलनशीलता, अम्ल, क्षार आदि के साथ अभिक्रियाशीलता क्या कहलाती है? रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्मों को मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए अभी अपन ने सिर्फ गुणधर्म पे चर्चा कर रही है, मापन अभी देखते हैं। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था भौतिक गुणधर्मों का मापन। तो उसमें अपन ने ज्यादा आपको नोट्स तैयार करना नहीं, सिर्फ शब्दों को याद रखना है। शब्द क्या है? अन्वेषण और प्रेक्षण। अन्वेषण का मतलब होता है एक्सप्लोरेशन, जिसका मतलब होता है खोजना या ढूंढना, जिसकी परिभाषा आपको यहाँ दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी है। प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन, जिसे अपन कहते हैं ज्ञात करना, तो उसकी भी परिभाषा आपको दे रखी है, मैंने आपको समझा दिया इसका मतलब। और इसमें अपन ने मापन की पद्धतियां पढ़ी थी, पहले अंग्रेजी पद्धति और दूसरी मीट्रिक पद्धति। तो इसमें अंग्रेजी पद्धति ज्यादा सुविधाजनक भी थी, मीट्रिक पद्धति ज्यादा सुविधाजनक थी। तो इसमें अपन ने 2 पॉइंट लिखे, अधिक सुविधाजनक और दशमलव प्रणाली पर आधारित। नेक्स्ट बिंदु था 1.3.3 मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय जो पद्धति थी उसमें अपन ने अपवर्त्य यानी मल्टीपल समझा था, इसका मतलब समझा था, ठीक है। अपवर्त्य किसे कहते हैं, अपवर्तक किसे कहते हैं, इसको समझा था, है ना। और इसमें जाना था कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति के छोटे रूप एसआई मात्रक कहा जाता है ना, छोटे रूप को एसआई कहा जाता है, ठीक है। एसआई पद्धति में 7 आधार मात्रक होते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागति की ताप, कर्म, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। ये जितने आपको ये सातों के सातों याद करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान और भार अपन ने समझा था। द्रव्यमान किसे कहते हैं वो आपको यहाँ पर लिख रखा है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य यानी पदार्थ की मात्रा है, ठीक है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर होता है, एसआई मात्रक क्या होता है? केजी। प्रयोगशाला में मात्रक यूज किया जाता है ग्राम, समझा था ना, प्रयोगशाला में मात्रक, ये सब बातें, ठीक है। भार किसी पदार्थ का भार उस पर लगाने वाला गुरुत्व बल होता है। किसी पदार्थ का भार अस्थिर होता है और मात्रक इसका न्यूटन होता है, ऐसा मात्रक न्यूटन होता है इसका, ठीक है। वैसे अपन सामान्य में किलोग्राम भी लिख देते हैं। आगे आयतन को समझाता। आयतन में किसी पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है, ऐसा ही मात्रक मीटर क्यूब। प्रयोगशाला में मात्रक सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब। द्रव के मापन में सहायक मात्रक लीटर होता है। प्रयोगशाला में द्रवों का मापन निम्नलिखित उपकरणों द्वारा होता है, ये मैंने उपकरण आपको बता दिए, ये आप लिख सकते हैं। किसी पदार्थ का अगला जो था घनत्व, किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है, सूत्र ये रहा। एसआई मात्रक ये रहा, प्रयोगशाला मात्रक ये रहा। किसी पदार्थ का घनत्व ये बताता है कि उसमें कण कितने पास व्यवस्थित हैं, ये बताया। ताप को मापने के लिए 3 पैमाने थे, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन। ऐसा दिखते हैं ये सारे के सारे पैमाने, ठीक है। संबंध आपको याद रखना है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। डिग्री फ़ारेनहाइट वो डिग्री सेल्सियस में संबंध ये होता है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है और आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो आपको ये संबंध यूज करना है, और आपको डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है और उसको आपको केल्विन में चेंज करना है तो आपको ये वाला संबंध ज्ञात करना है।
तो आज के वीडियो में अपन ने क्या समझा, जो अपना टॉपिक था 1.3 द्रव्य की भौतिक, द्रव्य के गुणधर्म एवं मापन, उसको अपन ने कंप्लीट करा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे वाले वीडियो में अगले वाले टॉपिक को कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।